नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है उपेंद्र थापा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 30 आवर्स। आज के मैच पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं सजल साहू, किशन सिंह और हर्षित चौरसिया। आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। हर्षित, मेरा पहला सवाल आपसे है कि अब इससे ज्यादा आरसीबी क्या करे? विराट कोहली ने शतक मार दिया, डुप्लेसिस के रन आ गए, विकेट नहीं गिरे, बॉलर्स ने थोड़ा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अब इससे ज्यादा क्या किया जा सकता है? ये तो आरसीबी को हर साल यही प्रश्न आता है, इससे ज्यादा आरसीबी क्या करे। लेकिन उनके पास उनको बैटिंग ऑर्डर मतलब किस तरीके से बिठा दे वो अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं। विराट कोहली ने अच्छा किया, इसके बाद प्लेसी ने अच्छा किया, लेकिन इसके बाद कैमरून ग्रीन, मैक्सवेल मैक्सवेल को इतना जल्दी मतलब बहुत सही समय पे उतारा गया, लेकिन मैक्सवेल बिल्कुल हड़बड़ाने मतलब बैटिंग का बिल्कुल हड़बड़ाते हुए नजर आए। वो नहीं करना चाहिए था, आराम से दो चार बॉल खेलते, 6 ओवर बाकी थे, उन्हें पता था यदि उनका बैट चल जाता तो 200 प्लस जा सकते थे। लेकिन वही है ना, एक जो हड़बड़ाहट नहीं, धैर्य के साथ खेलना। बहुत अच्छी टीम है, अच्छा कर सकती है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर पे एक बार मशक्कत करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा मैनेजमेंट को कि किस बैटिंग ऑर्डर को किस तरीके से उतारा जाए, क्योंकि आप 200 प्लस लगा देते तो जीतना सामने वाली टीम के लिए मुश्किल कर देते हो। मान रहे हैं आपकी बॉलिंग थोड़ी कमजोर है, तो उस हिसाब से आपको स्कोर बोर्ड में रन लगाने पड़ेंगे, या आपकी मजबूरी है। तो आपकी बैटिंग ऑर्डर को जितने ज्यादा 200 प्लस कर सकें उस पे मजबूती चाहिए, क्योंकि विराट कोहली अकेले आपको हर 14 मैच नहीं जिता सकेंगे। अब 4 मैच आप हार चुके हैं और विराट कोहली के कंधों पे आप पूरा मैच नहीं डाल सकते। आपके एक्सपीरियंस बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जी बिल्कुल। मेरा अगला सवाल किशन आपसे है। यही सवाल पहले है, लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि क्या विराट कोहली का स्ट्राइक रेट टीम के लिए जी दिक्कत का सबब बन गया है? जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि ये सब उनका सबसे स्लो शतक था। आने वाला टी20 वर्ल्ड नहीं कप भी नहीं है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दरअसल बात यह है ना कि अगर विराट कोहली के स्ट्राइक रेट की बात होती है तो बाकी बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट की बात भी होनी चाहिए। अब आप ऐसी टीम के लिए खेलते हैं जिसका जो पूरा दबाव दबदबा है, उसका भार है आपके कंधों पे है। आज की बात कर लेते हैं। विराट कोहली का स्ट्राइक रेट था 157। बाकी जो जितने बल्लेबाज हमारे हैं, जो करोड़पति बल्लेबाज हैं, ओवरसीज भी हैं, इंडियन भी हैं, 48 बॉल में 59 रन बनाए थे 129 के स्ट्राइक रेट से। अब आप मुझे बताइए कि विराट कोहली अगर उस समय आउट हो जाते तो क्या जो 183 तक रन बना भी है, क्या वो बन पाता? ये भी तो एक सवाल उठना चाहिए टीम को लेकर। हाँ, कई बार होता है कि विराट कोहली का स्पिन के अगेंस्ट गेम थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन अगर उस टीम के हित में देखें तो एक बल्लेबाज आपको चाहिए जो पूरी पारी को एंकर करके रखे, जो एकदम शुरू से लेकर अंत तक एक छोर संभाले ताकि दूसरे को मौका मिल सके। आप बात कर रहे हैं मैक्सवेल की, आप बात कर रहे हैं कैमरन ग्रीन की। एक को हमने खरीदा है 17 करोड़ 50 लाख। उसने रन बनाए हैं 68, यानी करीब 25 लाख रुपए में एक रन बनाया है। और मैक्सवेल ने 32 रन बनाए हैं 5 पारियों में, 14 करोड़ में आए हैं, यानी 52 लाख 53 लाख रुपए में एक रन बनाया है। इतने पैसे में आप एक रन बना रहे हैं और आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट कैसा है, तो हमें लगता है कि जो हमारी बेसिक्स है ना वही गलत है, कि आपने इन्वेस्ट नहीं किया अपने इंडियन प्लेयर्स में। विराट कोहली के तो 7,000 रन है, लेकिन जो बाकी के इंडियन प्लेयर्स हैं उनके तो 1,000 भी नहीं है। तो वहां पे इन्वेस्टमेंट जरूरत थी, जो बेसिक यहाँ गलती हो चुकी है। अब वो सिस्टम गड़बड़ा गया है। जी बिल्कुल। आरसीबी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि विराट कोहली के अलावा उनके पास कोई ऐसा भारतीय बल्लेबाज 16-17 सालों में नहीं है जिसने उनकी फ्रेंचाइजी के लिए 1,000 रन भी बनाए हों। तो सबसे बड़ी कमी यही है, क्योंकि विदेशी बल्लेबाजों पर ज्यादा भरोसा किया गया है। सजल, मेरा अगला सवाल आपके लिए है कि आखिर ग्लेन मैक्सवेल को इतने ज्यादा रुपयों में खरीदा गया, उसके बाद लगातार 4-5 मैच हो चुके हैं, प्रदर्शन आ रहा है, गेंदबाजी उनसे करवाई नहीं जाती, तो क्या केवल फील्डिंग के लिए खरीदा गया है उनको? देखिए, ये तो मैक्सवेल ही बता पाएंगे कि वो क्या करने आए हैं इस बार भारत। वकेशन में आए हैं कि खेलने आए हैं कि क्या करने आए हैं, वो तो वही बता पाएंगे। देखिए, लेकिन वीक लिंक है वो आरसीबी के टीम के लिए। जब भी बैटिंग करने आ रहे, ज्यादा बॉल खेल नहीं रहे। और जब पिछले मैच में उन्होंने खेला था, शायद 19 बॉल खेले थे, उसमें 2 कैच छूटा था उसको, लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। उस वक्त ये था कि हो सकता है कि बड़ी पारी में कर सकते थे उसको, लेकिन अभी पिछले 2 मैचों में देखे, आज का भी मिला दिया जाए तो मतलब वो खेल ही नहीं पा रही है। गलत चीज भी है, उनको मैनेजमेंट के साथ बैठना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि यार आपको किस रोल के लिए भेजा जा रहा है और किस तरीके से आपको खेला जाना है।
मयंक यादव से बहुत बुरी तरह वो आउट हुए पिछले बार। आज भी जिस तरीके से उनको भेजा गया कि शायद विराट कोहली के साथ थे वो, और ओवर्स कम बचे हुए थे, वहां से पारी को एक्सेलरेट करना था, क्योंकि फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली ने जो पारी है जो पहले 10-11 ओवर की, वो पहले ही स्लो कर दी थी। तो आगे जो आने वाले जो ओवर थे उसमें इनको और एक्सेलरेट करना था, लेकिन इसमें वो फेल हो गए। हर्षित, मेरा अगला सवाल आपसे है कि आखिर अनुज रावत जो विकेटकीपर बल्लेबाज थे, उनका भी प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा था, लेकिन ग्रीन का भी प्रदर्शन उतना खास नहीं है। अनुज रावत एक भारतीय बल्लेबाज थे, क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि ग्रीन को बाहर करना चाहिए था, उनकी जगह सौरभ चौहान को खिला सकते थे? क्या अनुज रावत को बाहर करना इतना जरूरी था, या फिर ग्रीन के ऊपर टीम का मैनेजमेंट का भरोसा, जैसे किशन ने बोला कि भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर उतना भरोसा नहीं है जितना ओवरसीज बल्लेबाजों के ऊपर टीम को भरोसा है, तो क्या ऐसा था? ये आरसीबी ने हमेशा से करते आई है। पहले फिंच को लाई, फिर शायद एक खिलाड़ी था, शायद जोस फिलिप्स करके था, मुझे याद नहीं आ रहा, जिसने बीबीएल पे टॉप स्कोर किया था। उसके बाद उनको लाई, एक सीजन में उन्हें बाहर कर दी। तो ये आरसीबी का लगातार है, एक दो नए विदेशी प्लेयर को लाना फिर बाहर कर देना। मैक्सवेल और प्लेसी अभी 2-3 साल से उनके साथ हैं। और कभी एक खिलाड़ी पे विश्वास न जताना। यदि डिविलियर्स के अलावा किसी पे टीम ने इतना ज्यादा विश्वास नहीं जताया, गेल को बाहर किया, वाटसन को बाहर किया। वाटसन, ग्रीन मुझे एक ही तरीके के प्लेयर लगते हैं, लेकिन आप उनको चौथे नंबर, पांचवें नंबर, छठवें नंबर पे उतना यूज नहीं कर सकते। और जिस तरीके से मुंबई इंडियंस ने पिछले साल कैमरून ग्रीन को यूज किया था, मुंबई इंडियंस की तरफ से वो अच्छा करते नजर आए थे। इस बार उनका रोल ही फिक्स नहीं है ना। कैमरून ग्रीन बहुत बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बैटिंग के पास उनके पास डेप्थ है, हार्ड हिटर बैट्समैन है, बॉलिंग के साथ आपको अच्छा सहयोग दे सकते हैं, लेकिन आप उनका रोल तो फिक्स करें एटलीस्ट। आप उनका रोल ही फिक्स नहीं कर रहे, कभी तीसरे नंबर में भेज दे रहे हैं, कभी चौथे नंबर पे, कभी छठवें नंबर पे। ये चीजें जब तक कि खिलाड़ी को उसका रोल पता नहीं चलेगा, वो कैसे निखर के आएगा, ये बताइए ना। और रही बात अनुज रावत की, तो अनुज रावत के पास के लिए मजबूरी है कि उतना नीचे उनको खेलना पड़ेगा, जबकि अनुज रावत तो ओपनिंग के अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। पिछले साल कुछ अच्छी पारियां खेली उन्होंने ओपनिंग में, लेकिन नीचे क्योंकि आपके पहले 4 नंबर आपके फिक्स हैं। रजत पाटीदार भी अच्छा करते नजर नहीं आ रहे हैं। या सौरभ चौहान का एक अच्छा मूव था, लेकिन आज शायद उतना एक्सपोजर उन्हें मिला नहीं। तो कैमरून ग्रीन की बात आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको रोल क्लियरिटी देना इतने बड़े खिलाड़ी को बहुत जरूरी है। वो आपके लिए इस बार बहुत बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं। बस आरसीबी के मैनेजमेंट को बैठ के तब क्लियर का अब आगामी मैचों के लिए रोल फिक्स कर देना चाहिए, जो ऑस्ट्रेलिया टीम लगातार करते आती है और इसके कारण उसकी सक्सेस भी होती है। इसलिए अब आरसीबी को करना चाहिए, सीखना चाहिए। जी किशन, मेरा आपसे सवाल है कि मयंक डागर जी। लगातार बॉलिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन तब भी उनका प्रदर्शन इतना बेहतर नहीं रहा है। इस मैच में अगर आरसीबी के लिए देखा जाए तो सबसे अच्छी चीज क्या रही है? सबसे एक बेकार चीज और ये सबसे अच्छी मैच चीज कौन सी रही है? एक ओवर पहले खत्म हो गया, वो उनके लिए अच्छी बात रही। दरअसल इनकी बॉलिंग शुरुआत से ही खराब होती है, क्योंकि सिराज जो है वो अभी तक उनका जो ट्रेंड रहा है, वो पावर प्ले में विकेट निकालते थे। जिसके बाद जब स्पिनर्स आते थे तो उनके पास एक मौका होता था कि उस गेम को होल्ड करके रखें और रन्स को लीक ना होने दें। अब चूंकि जो पावर प्ले का जो पूरा सिस्टम है, जो उनका टैक्टिक्स है, वही फेल हो जा रहा है। तो जो स्पिनर्स हैं वो अपने आप, और आप बताइए युजवेंद्र चहल, इतने शानदार स्पिनर, कौन सी एक अच्छी मैनेजमेंट की ये निर्णायक घड़ी जो यहाँ पे थी, जिनको बाहर कर दिया गया, रिटेन नहीं किया गया, वो बिल्कुल एक ब्रेन फेड मोमेंट था, किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। और मुझे लगता है कि जो इनका टैगलाइन है कि प्ले बोल्ड, और लेकिन वो इनकी जो फैसले लेने की क्षमता है उसमें नहीं दिखता, कि ये फैसले नहीं ले पाते और हमेशा एक ऐसी रिजिड स्थिति में पाते हैं अपने आप को कि वहां से निकल ही नहीं पाते। अब मतलब ग्रीन की बात कर लें, आप मैक्सवेल की बात करें, तो अब अगर कोई दूसरी टीम होती, तो अगर 4-5 मैच में अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनको पता है कि टूर्नामेंट जितनी जल्दी शुरू होता है उतनी जल्दी खत्म भी हो जाता है, तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है कि अगर आप सोचें कि 10 मैच खिला लें फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो अगर दूसरी टीम होती तो वो उनको मतलब विल जैक्स, फर्गुसन, और स्पिनिंग डिपार्टमेंट में अगर बात करें तो कर्ण शर्मा हैं जिनके पास अनुभव है। हाँ, मानता हूं कि जो युवा है उनको मौका देने की आवश्यकता है, लेकिन अगर जिस स्थिति पे, जिस मोड़ पे ये टूर्नामेंट खड़ा है, अगर मैं उस डगआउट का हिस्सा होता तो मैं जरूर करण शर्मा को लाता। और पहली बात तो चहल को बाहर नहीं जाना देना चाहिए था, जो हमें आज भी दिखा कि उन्होंने 2 विकेट निकाले और
ऐसे मोमेंट्स पे निकाले जिसने मैच के रुख को बदल दिया, क्योंकि वो एक समय पे आरसीबी आराम से लग रहा था कि 200 220 हो जाएगी, लेकिन वो लास्ट में जाते जाते 180 हुए, वो काफी नहीं थे। तो यहाँ पे उनको निर्णय लेने की क्षमता में अपने काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, प्ले बोल्ड के चक्कर में पूरे जी खिलाड़ी बोल्ड होते जाते हैं। खैर सही है। लेकिन सजल, मैं आपके पास आऊंगा कि टोपली का इकोनॉमी अच्छा रहा, आरसीबी की गेंदबाजी अच्छी रही, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें एक स्पिनर की कमी खली। जैसे राजस्थान की तरफ से अश्विन और चहल ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन उतनी अच्छी गेंदबाजी कोई आरसीबी की तरफ से कोई स्पिनर नहीं कर सका। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, और आप अगर कोई मैच के बारे में स्टेट देना चाहें तो भी दे सकते हैं। ओवर टू यू। अगर हम पहले पारी की आवाज आ रही है? अगर हम पहले पारी की बात करें तो आरसीबी बैटिंग कर रही थी। शुरुआत के 4 ओवर इनके बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहे। 8 रन मारे आरसीबी ने पहले ओवर में, दूसरे में 13, तीसरे में 8 रन, उसका फिर चौथे में 13। उसके बाद आरआर ने क्या किया, राजस्थान ने क्या किया कि उन्होंने 5वें ओवर में ही रविचंद्रन अश्विन को ला लिया। उसके बाद ये एक एक ओवर करके धीरे धीरे करके जो अपने स्पिन डिपार्टमेंट जिसमें यजुवेंद्र चहल है, रियान पराग को उन्होंने एक ओवर डलवाया, और आपके अश्विन है, इन्होंने लगातार ओवर डालते गए। तो अगर मैं आपको दिखा सकूं, एक सेकंड में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है आरसीबी का, ये है, यहाँ से 3 रन आने चालू हुए, और यही चीज आप जो इकोनॉमी है कम में देखेंगे 11वें 12वें ओवर तक, जब तक आपके फाफ डुप्लेसिस आउट नहीं हो गए यहाँ तक। उसके बाद जब फाफ डुप्लेसिस आउट हुए, मुझे लगता है कि फाफ डुप्लेसिस भी इसी कारण ही आउट हुए हैं कि रन नहीं बन रहे थे 14वें ओवर तक, और आपको अपनी जो रन रेट है बढ़ाना था। तो मुझे लगता है कि जो यहाँ का स्पिन डिपार्टमेंट है आरसीबी का, वो वर्ल्ड क्लास टैग वाला नहीं है। एक तरफ आपके रविचंद्रन अश्विन है, यजुवेंद्र चहल है, तो दूसरी तरफ जो नेशनल खेलते हैं वो है। तो मुझे लगता है कि आज अगर उनको ही बॉलिंग देना चाहिए था आपको, मैक्सवेल को। आप पिछले मैचों में दिए हुए उनको बॉलिंग, और ये स्टैट ये भी है कि सबसे ज्यादा जो विकेट है आपके आरसीबी की तरफ से मैक्सवेल ने ही लिए हैं। फास्ट बॉलर को भी मिलाकर मैक्सवेल ने ही लिए, तो मुझे लगता है कि आज मैक्सवेल को यूज करना चाहिए था। ले या फिर ये भी हो सकता है कि रनों का कुशन कम था, रन कम थे, तो उनके पास कुशन नहीं था कि मैक्सवेल को यूज करे या ना करे। लेकिन हाँ, स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा कमजोर है आरसीबी की अभी। जी। जी बिल्कुल, स्पिन डिपार्टमेंट। जी, इस पे मैं एक पॉइंट सजल से पूछना चाहूंगा, अगर आप कहने इजाजत दे तो। जी। कि जब अगर हमारा स्पिन डिपार्टमेंट आरसीबी का इतना कमजोर है और ओवरऑल गेंदबाजी इतनी कमजोर है, तो क्या आपको लगता है कि बल्लेबाजी के क्रम में एक बदलाव लाने की जरूरत है और एक अप्रोच में लाने की जरूरत है? क्योंकि अगर आप बाकी टीमों को देखें, केकेआर को देखें, आप सीएसके को भी मतलब एक ओवरऑल देख लें, आज के मैच में राजस्थान को देखें, उनके बल्लेबाजों के दिमाग में ये फियर नहीं होता कि अगर मैं आउट हो गया तो क्या होगा। लेकिन हमारे जो आरसीबी के बल्लेबाज हैं, वो कहीं ना कहीं इस 12 13 ओवर तक बीत गया था और एक भी विकेट नहीं गिरा था। ये देखिए, एक हाँ, बिल्कुल आइडियल होती है मैं सिचुएशन समझ कि गया आप आए और मैं हारे। तो मैं इसमें समझ गया आप आपकी बताएं। बात। मुझे लग रहा है कि आप बोल रहे कि जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो प्रेशर ले रहे खुद पर कि मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर जाएगा, शायद आप यही कह रहे हैं। बिल्कुल, मतलब वो बिना मतलब का हाँ। एडेड प्रेशर ले रहे हैं जो जी है भी जी। नहीं उस वक्त। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले पंजाब किंग्स का भी यही मामला चल रहा था। शिखर धवन को ये लगता था कि यार अगर मैं आउट हो जाऊंगा तो नीचे रन कहाँ से आएंगे, लेकिन शशांक सिंह और उनके जो प्रभ सिमरन सिंह है, शशांक सिंह है, आशुतोष शर्मा है शायद, आशुतोष शर्मा है, उन्होंने बताया कि आप मिडिल ऑर्डर की चिंता मत करिए, हम यहाँ पर रन बनाएंगे, आप टॉप ऑर्डर में रन बनाइए। तो ये आरसीबी के साथ भी लागू होता है। आपके पास अनुज रावत है, जिनको आज इन्होंने नहीं खिलाया। लोमरोर को आज टीम में लाना था, प्रॉपर टीम में लाना था, जिसको आज ये नहीं लाए। और आपके पास डीके हैं। तो ये आप बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, 2 प्लेयर नहीं चल रहे, कैमरन ग्रीन नहीं चल रहे और मैक्सवेल नहीं चल रहे, लेकिन उसके नीचे भी तो 3 प्लेयर है ना, वो भी तो कहीं ना कहीं से रन बना रहे। और अगर मैं कैमरन ग्रीन की बात करूँ तो कैमरन ग्रीन ऐसे नहीं है कि हर मैच में वो मैक्सवेल जैसे फेल हो रहे हैं। उनका ये कंटिन्यूटी बना हुआ है, जैसे एक मैच में उन्होंने रन बनाया, ऐसा भी नहीं है कि वो 20 बॉल पे 20 रन मारा है, ऐसा भी नहीं है। ये ऐसा रहता है, 10 बॉल पे कभी 20 रन बना देंगे, आपको 12 पे 24 मिल जाएंगे, या तो वो जल्दी आउट होके चले जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आरसीबी का मिडिल ऑर्डर कोई प्रॉब्लम है। आज मुझे लगा कि हाँ, अगर शायद 16वें 17वें ओवर में जब वो आउट हुए,
नाम उनका बूढ़ा बैट्समैन, तब कैमरन ग्रीन अंदर आए। उसके जगह अगर दिनेश कार्तिक आते तो मुझे लगता है कि 10-20 रनों का फर्क पड़ता। तो अब ये पता नहीं कि कैमरन ग्रीन का सिस्टम क्या था, उनको किस लिए भेजा गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आरसीबी में अभी के लिए मिडिल ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम है। मिडिल ऑर्डर पर आपको आरसीबी की मैनेजमेंट को पूरा वो देना चाहिए, अ, भरोसा करना चाहिए। ठीक जी बात। बिल्कुल। अभी माइक का जो माइक बंद है आपका। सॉरी, मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी का जो बल्लेबाज हैं उनको चहल और अश्विन, इन दोनों ने रोक दिया। मध्यक्रम को रन नहीं बनाने दिए तो वो 20-40 रन वो वहां पे कम हो गए। खैर, सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या यशस्वी जायसवाल, इनका फॉर्म राजस्थान ही नहीं बल्कि टीम इंडिया के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। और भले ही टीम जीत रही है, टीम का मध्यक्रम काम कर रहा है, और संजू सैमसन ने आज रन बनाए जिनका मैं कहता हूं कि वो एक मैच में रन बनाते हैं, अगले 2-3 मैच में रन नहीं बनाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या जायसवाल का फॉर्म चिंता का विषय है? हाँ देखिए उपेन, यशस्वी जायसवाल की फॉर्म इंडिया के लिए देखिए चिंता का विषय तो है ही। पर देखिए यशस्वी जायसवाल एक क्वालिटी प्लेयर है, और इतनी जल्दी उनको जज करना मुझे नहीं लगता ठीक होगा। हमें उनको थोड़ा समय देना चाहिए। और उनकी देखिए हिटिंग और उनकी बल्लेबाजी से हमको वाकिफ है। अभी वे रन बना के आ रहे हैं, सीरीज में, टेस्ट सीरीज में रन बनाए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनको इतनी जल्दी जज करना चाहिए हमको। थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, और आगे वाले आने वाले मैचों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे टीम के लिए वो। देखिए, इसी में मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि कल मैच हुआ एसआरएच और सीएसके का। तो लगभग जो है पिच एक तरीके की यही थी। और बस वहां पर ये था, मेन पॉइंट यहाँ से वो निकल के आता है कि उन्होंने पावर प्ले को कैपिटलाइज किया। तो वही आज आइडिया इनका भी था, राजस्थान रॉयल्स का। आप देखेंगे कि जो जायसवाल है इस तरीके के शॉट्स नहीं खेलते शुरुआत से ही, वो दूसरे बॉल पर ही निकल कर मार रहे थे। तो उनका वो सेम था कि पावर प्ले को कैपिटलाइज करना है, ये उन्होंने कहा भी। बाद में जब आप इंटरव्यू देखेंगे तो ये उन्होंने कहा भी कि हम पावर प्ले को कैपिटलाइज करना चाहते हैं, ताकि पावर प्ले में भी हम आगे निकल जाए। बाद में इनिंग तो स्लो होनी ही है, लेकिन पावर प्ले को कैपिटलाइज कर लेते, इसी कारण वो एक वो प्लान के तहत आउट हुए हैं। तो ऐसा कोई वो इशू नहीं है, मुझे नहीं लगता अभी तक वो टच में है। ऐसा नहीं है कि उनके बल्ले पे बॉल नहीं लग रही है, ऑफ डे नहीं जा रहा है, लेकिन टच में है। बस एक या दो मैच में मुझे लगता है कि वो अ, लय में आ जाएंगे वो, क्योंकि उनके अब बटलर भी आ गए हैं। हर्षित, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं भी अपने दोनों मित्रों से बिल्कुल सहमत हूं, और मुझे अभी भी लग रहा है, अभी राजस्थान के 4 मैच हुए हैं, 10 मैच बाकी हैं, और मैं कहीं ना कहीं देख सकता हूं कि राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल, और टॉप स्कोररों में आप टॉप 5 टॉप 7 यदि देख ही जाएंगे तो यशस्वी जायसवाल आपको दिखेंगे। टच अच्छा है, एक एक आध मतलब मैच पे एक इनिंग आ गई ना, इसके बाद वो आदमी रोके नहीं रुकेगा। जैसे अब तो बटलर फॉर्म में आ गया है, संजू सैमसन फॉर्म में है, रियान पराग फॉर्म में है, नीचे हेड में लगातार अच्छा कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और राजस्थान अनबीटेबल लग रही है। और रही बात यशस्वी जायसवाल की, तो मुझे लग रहा है कि टॉप 5 टॉप 7 पे इस टॉप स्कोरर पे खत्म करेगा। बहुत अच्छा बल्लेबाज है, बहुत शानदार खेलते हैं। और एक इनिंग आई, इसके बाद वो रेगुलर रेगुलर मारेंगे, मतलब देखिए मुझे कोई शंका देखिए नहीं है। जिस जी तरीके की जी उन्होंने लगातार पारियां खेली हैं T20 पे लगातार, और अभी जो जी। खेलेंगे, मतलब बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, मुझे कोई शंका नहीं है। इस बात पे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा राजस्थान को चिंता करने की जरूरत है। एक दो मैच में जैसे ही वापस आते हैं, एक लंबा स्कोर करेंगे वो। और सबसे जी बड़ी बात उनकी कंसिस्टेंसी होती है। हाँ हाँ, मुझे लगता है कि राजस्थान की टीम अभी टीम इंडिया के जैसे है। जो आईसीसी टूर्नामेंट्स हो जाती है, उनका हर डिपार्टमेंट काम करता है। वो आखिरी में देखना होगा राजस्थान रॉयल्स किस तरीके से परफॉर्म करती है। लेकिन मुझे लगता है कि आज हमें आरसीबी पर रहना चाहिए। क्या क्या खामियां रह गई, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आज ट्विटर पर देखेंगे, सोशल मीडिया पर देखेंगे, 3-4 मैसेजेस छोड़ दिए जाएंगे कि हम दिनेश कार्तिक को पहले नहीं भेजा गया, हम उसके कारण हार गए। या फिर ये हो सकता है कि हम मैक्सवेल का फॉर्म खराब चल रहा है, इसके कारण हम हार गए। या तो ये भी हो सकता है कि भाई बॉलिंग में तुमने मैक्सवेल को यूज क्यों नहीं किया जब स्पिनर वहां पर इफेक्टिव साबित हो रहे थे, ये भी एक कारण हो सकता है।
या फिर ये हो सकता है कि कोहली और जो फाफ डुप्लेसिस है उनके इनिंग्स को भी लेकर भी हो सकता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोहली और फाफ डुप्लेसिस के इनिंग्स पर बातें होंगी, क्योंकि वही एक मेन प्लेयर है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आज का मेन वो क्रक्स पॉइंट क्या है जिसकी वजह से आरसीबी हारी? क्या वो बॉलिंग लाइनअप है, या कोहली, या फिर फाफ डुप्लेसिस है? बताइए। देखिए सजल, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो शुरुआत आरसीबी की बहुत बेहतर हुई थी। आरसीबी की जो ओपनिंग बल्लेबाजी है, उन्होंने इस आईपीएल का सबसे बड़ा ओपनिंग स्कोर खड़ा किया। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं आपको ये चीज देखनी नोटिस करनी होगी कि डुप्लेसिस के आउट होने के बाद टीम का कोई भी बल्लेबाज विराट कोहली का साथ देने के लिए नहीं खड़ा था। ऐसा हम पिछले मैचों में पंजाब के लिए होता देखते आ रहे हैं कि जब एक खिलाड़ी खड़ा है और वापस सामने से लगातार विकेट गिरते जाएं, तो खिलाड़ी के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। और फिर वो स्ट्राइक रेट जहां पे शॉट्स मारने चाहिए, वहां पे सिंगल डबल लेने की कोशिश की जाती है कि स्ट्राइक रोटेट होती रहे और पारी का स्कोर लेकिन बोर्ड चलता रहे। लेकिन मैं उपेंद्र, मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीम का ऐसे नहीं कि पांचवें छठवें तक आउट हो चुके हैं। विकेट दूसरा या तीसरा ही था, आपके पास और बैट्समैन बचे थे और ओवर कम है, तो क्या आप रोक कर खेलेंगे, एंकर करेंगे, या फिर आप नया एक जो टारगेट देने की कोशिश करेंगे? देखिए, अब शायद उस टाइम पे शायद नहीं, उस टाइम पे चहल और अश्विन गेंदबाजी कर रहे थे। और चहल और अश्विन की गेंदबाजी और शायद पिच की मदद ऐसी थी कि किसी भी बल्लेबाज के लिए वहां पे बड़े शॉट्स लगाना बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। खैर, बटलर की बात अलग है। बटलर आए और बटलर ने इतने इस कदर बल्लेबाजी की, और वो पुराना बटलर हमें फॉर्म में देखा जो आते के साथ ही शॉट्स मारना शुरू कर देता था। उन्होंने आज शतक भी बनाया, विराट कोहली के सामने बटलर का शतक भी आया, लेकिन बटलर का शतक उतनी ही तेज गति से आया जितना विराट कोहली का हम कह सकते हैं कि औसत रूप से जो जिस हिसाब से विराट कोहली बल्लेबाजी करते हैं उससे कम गति में आया। वही उसी बल्लेबाजी की शायद दम पर आरसीबी ने 180 प्लस का स्कोर बनाया, लेकिन वहीं पे हम आरसीबी जो पिछड़ गई। देखिए, संजू सैमसन ने आज बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, उन्होंने टीम को आके संभाला। अगर संजू सैमसन रन नहीं बनाते तो शायद आरसी सॉरी आरआर के साथ भी वही दिक्कत होती जो आरसीबी के साथ हुई, क्योंकि रियान पराग भी आज रन नहीं बना पाए। तो वही दिक्कत है, आरसीबी के साथ भी दिक्कत यही है कि मध्यक्रम काम नहीं कर पा रहा है उतने ढंग से जितने बेहतर ढंग से वो उसको बैक कर रहे हैं। कैमरून ग्रीन और मैक्सवेल को जिस तरीके से आरसीबी मैनेजमेंट बैक कर रहा है, वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। किशन जी, ये बताइए, क्या आरसीबी सिचुएशन एसेस नहीं कर पा रहा है? क्योंकि पिछले मैच में जब इन्होंने अपने घर में एलएसजी के साथ खेला था, शायद लखनऊ के साथ था, चिन्नास्वामी में, तब भी उनकी इसी तरीके की हार हुई थी। तो क्या ये सिचुएशन को एसेस नहीं कर पा रहा और आगे नहीं बढ़ पा रहा है? आपकी क्या सोच है इस पर? जी देखिए, जी बिल्कुल, हर मैच में कुछ मोमेंट्स होते हैं जिसको आपको कैपिटलाइज करना पड़ता है, तभी वो मैच आप जीतते हैं। अब आज की बात करें तो शुरुआत के जो 5 ओवर थे उसमें आरसीबी ने एक बांध के रखा था राजस्थान को कि अगर आपको रन नहीं है, मतलब विकेट नहीं मिला तो रन भी नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर आते हैं मयंक डांगर जो 20 रन का ओवर जाता है। तो ऐसे कुछ मोमेंट्स हैं। आप बल्लेबाजी में देखेंगे तो जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ या फिर जो अंत का पावर प्ले था, उससे जैसे आपने भी दिखाया हमको स्क्रीन पे कि अश्विन और चहल की जो गेंदबाजी से उसने बांध के रखा। और पिछले मैच में हमने देखा कि किस तरह से मिडिल ओवर्स में और लास्ट में पूरन ने जो 6 छक्के मारे थे, 3-3 करके 2 बार, तो उसमें 2 मोमेंट उन्होंने गंवा दिए थे। और आज अगर हम बात करें तो वो इम्पैक्ट प्लेयर का जो चयन था वो थोड़ा बेहतर हो सकता था। मैं बिल्कुल उनसे का मतलब नहीं कह रहा हूँ कि आप हिमांशु को नहीं लाते, क्योंकि गेम सबको चाहिए, लेकिन चूंकि जिस स्थिति में मैच था, आपके रन ऑलरेडी कम बने हुए थे, तो आप उनकी जगह पे किसी एक्सपीरियंस प्लेयर को ला सकते थे जिसकी वजह से वो अपने अनुभव से कुछ अच्छा कर सकता था। ये थोड़ी गलत फैसले आज मैच में भारी पड़ गए। ठीक है। सचिन, ये बताइए, सचिन और हर्षित से, अगर मैं आपको बता दूं कि अगर दोनों के कंपैरिजन किया जाए, डिकोड किया जाए, तो आरसीबी और आरआर के मैं बताता हूँ। आरसीबी ने 6 ओवर में बनाए थे 53 रन, तो वही राजस्थान ने भी 6 ओवर में 53 के आसपास ही बनाए थे, मतलब दोनों सेम चल रहे थे। तो वही अगर 100 रन की देखा जाए, तो आरसीबी ने 100 रन बनाए हैं आपके 11वें ओवर में, और राजस्थान ने भी 100 ओवर 11वें ओवर में ही बनवाए हैं। उसके बाद अगर 150 का वो देखा जाए आंकड़ा, तो 150 का आंकड़ा इन्होंने छुआ 15वें ओवर में, राजस्थान रॉयल्स ने। तो वही आरसीबी ने किया था ये 17वें ओवर में। तो आरसीबी जो ये ओवर था, शायद 12वें ओवर से लेकर जो 17वां ओवर था आरसीबी का, उसमें वो काफी पिछड़ गए। क्या क्या आपको ऐसा लगता है, सचिन या फिर हर्षित, मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं फाफ डुप्लेसिस रन बनाने से? आज जिस तरीके से दिख रहे हैं, आज जिस तरीके से उनके बैट पे बॉल नहीं आ रही थी, कुछ कुछ शॉट्स लगे,
लेकिन उनके कारण भी जो आपके विराट कोहली वो प्रेशर में फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? देखिए सर, सचिन। हाँ मुझे नहीं लगता कि हाँ हम। ऐसा कुछ देखिए है। क्योंकि देखिए जो मिडिल ओवर्स में फैफ डुप्लेसी की अगर आप शुरुआत देखेंगे तो शुरुआत उनकी मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि बहुत शानदार हुई थी। उन्होंने शुरुआती शॉट जब खेले तो काफी अच्छे खेले, पर बीच में कहीं ना कहीं देखिए फंसते नजर आए। पर अगर हम बात करें मिडिल ओवर्स की, तो मिडिल ओवर्स में कहीं ना कहीं रन नहीं आए बल्ले से, तो वही टीम पर प्रेशर बनता गया। और इसीलिए जो स्कोर, इस बड़े स्कोर का दबाव, बड़ा स्कोर देख रही थी आरसीबी, उसको बनाने में विफल रही। और कहीं ना कहीं देखिए मैक्सवेल की पारी जो आए जल्दी निपट गए, तो कहीं ना कहीं देखिए वो मेन फैक्टर हो सकता है कि आरसीबी बड़ा स्कोर नहीं कर पाई। जी हर्षद बताइए। प्लेसी का सारा ही फॉर्म इस मैच पे ही आया और थोड़े टच पे नजर आया, लेकिन थोड़ा स्लो खेला। विराट कोहली ने बोला था कि गेंद मतलब जो आ रही है स्पिन, इस मतलब फंस फंस के आ रही है। और हम, मैंने और पैसी ने जब बात की स्टार्टिंग में तो 190 हमने देखा था, लेकिन जब हम पिच देख रहे थे तो हमने कहा कि 180 भी पर्याप्त है, ये विराट कोहली का कहना था। लेकिन आप जितना ज्यादा हो उतना अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। एक और स्टेट अपन देखें तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ तो 6 बॉल पे 9 रन कभी ग्रीन ने बनाए, 6 बॉल पे 8 रन, ऐसा कुछ सौरभ चौहान ने बनाए हैं। लेकिन आप एक पिछले 1-2 मैचों में देखेंगे जब दिनेश कार्तिक ने आके 7-8 बॉलों पे 20-22 बनाए हैं। लोमरोन ने भी बीच में शायद 200 के स्ट्राइक रेट 60 बॉल 20 रन बनाए। तो आप देखिए यदि ये खिलाड़ी छह छह बॉल पे कम से कम 15 या 12-14 कर रहे होते तो नहीं 12 रन, 12-14 रन बढ़ सकते थे, तो वो 190 प्लस होके 195 से 200 के बीच में स्कोर होता और वहां पे राजस्थान को आप फंसा सकते थे। लेकिन बात वही है ना, आपने कैमरून ग्रीन को पहले भेज दिया और इसके बाद सौरभ चौहान को वहां पे आप महिपाल रोमरो डीके का यूज कर सकते थे। तो प्लेसी ने भी तो ठीक खेला क्योंकि एक साइड से विराट सही खेल कर रहे थे। प्लेसी दोनों की स्टार्ट अच्छी थी, लेकिन मुझे लग रहा 12-14 रन उनके मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ। आप दूसरे प्लेयर को जो लगातार पीछे आपके लिए अच्छा किए हुए हैं उनको ना भेज के आप फिर नया नए भरोसा, आपकी रोल क्लियरिटी नहीं होने के कारण ये सब आपको भुगतना पड़ रहा मुझे लग रहा आरसीबी को। बाकी तो ठीक है। स्टार्टिंग अच्छी थी। मुझे लास्ट का ये दोनों लगा, जब प्लेयर ने अच्छा किया हुआ है तो आप क्यों मतलब फिर नया विश्वास कर रहे हैं। 6 पे 8, 6 पे 9, वो वही 6 पे 12, 6 पे 15 होता तो स्कोर 195 प्लस 200 के बीच में हो सकता था। ठीक है, किशन जी ये बताइए कि अभी सोशल मीडिया पर आरसीबी हार गई है, तो विराट कोहली के लिए कुछ कुछ मैसेजेस या फिर ट्वीट चल रहे हैं। उसमें यह जी। दिखाया जा रहा है कि 19वां ओवर चल रहा था, 19वें ओवर चालू होने वाला था और विराट कोहली खेल रहे थे 98 पे। उस ओवर में नांद्रे बर्गर बॉलिंग डालने वाले थे, उस ओवर में 2 बार रन आउट होते हुए बचे हैं आपके कैमरन ग्रीन, और उस ओवर में सिर्फ और सिर्फ 4 रन आए। तो कहा यह जा रहा है कि जो आपके ये हैं विराट कोहली वो अपने रनों के लिए ही खेल रहे, अपने 100 के लिए ही खेल रहे थे। और इसके बाद वाले ओवर में जब अवेश खान डाल रहे थे तब उन्होंने मारना चालू किया जब वो 100 के बाद पार हो गए। तो ये क्या ऐसा करना सही है? ऐसा? देखिए फिर वही बात आ घूम फिर के आ जाती है कि विराट कोहली की हम बात विराट कोहली की कर रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ आरसीबी को बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए इतना कुछ किया है और इतने सालों से करते आए हैं। इस फॉर्मेट में 12,000 रन उनके हैं। और इस तरह की बातें बिल्कुल वो बचकाने बातें होती हैं कि अपने लिए खेलते हैं। उनसे कहूंगा मैं, जो लोग बोल रहे हैं कि वो जाके फिर से उस ओवर को देखें, क्या वो गेंदें स्लॉट में थी, क्या वो गेंदें फिर से वो छक्के वाली थी। एक बॉल बिल्कुल पैर पे थी, यॉर्कर गेंद पे थी, उन्होंने वो क्लिक करके रन लिया। अब चूंकि रनआउट का चांस इसलिए भी बनता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा रन के लिए पुश करने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा से। और अगर हम विराट कोहली की बात कर रहे हैं ओवरऑल, तो फिर वही है कि अ, मुझे नहीं लगता है कि विराट कोहली कभी भी अपने लिए खेलेंगे। और उन्होंने बोला भी था पहले मैच में, जब दूसरे मैच में कि लोग बोलते हैं भले कुछ भी, लेकिन मेरे अंदर अभी भी क्रिकेट बाकी है। तो चूंकि मैं विराट कोहली का फैन हूं, तो मुझे बिल्कुल भी ये बातें अच्छी नहीं लगती कि विराट कोहली सेल्फिश है। सेल्फिश तो अब इस पे जी मैं जी। ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि मैं बहुत कुछ फिर बोल जाऊंगा। ठीक है। कैचेस विन मैचेस, इस मैच में भी 2 या 3 कैचेस छोटे हैं। इस मैच की बात नहीं है, पिछले कई मैचों में लगातार कैच छूटते हुआ है और कैच छूटने के कारण मैच भी छूट गया है। कितना जरूरी है किसी मैच में कैच को पकड़ना? हालांकि बेसिक सा सवाल है, लेकिन ये पूछना जरूरी है ताकि दर्शक भी जान सके कि क्या सिचुएशन होता होगा ग्राउंड के वक्त जब किसी के हाथ से कैच छूट जाए और मैच निकल जाए। बताइए उपेंद्र जी।
देखिए हमने आज आरआर के कई नहीं फील्डर्स को देखा जो लगातार उपेंद्र जी, मैंने क्या आज एक्सपीरियंस किया ना ये, मतलब पहले पहले ओवर में ही वो मैच छूट, वो कैच छूट गया था। जी बिल्कुल, मैंने आज आरआर के मैच में देखा तो ट्रेंट बोल्ट के हाथ से बॉल छूट गई। वहां पे मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगा कि राजस्थान के लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। लेकिन लास्ट में जब आरसीबी के रन कम बने तो मुझे लग रहा था कि शायद ये विकेट पहले चले जाते। मतलब एक बॉल पहले बॉल पर डुप्लेसिस का क्लच कैच छूटा और अगले ही बॉल पे डुप्लेसिस आउट हो गए। वो एक बॉल बच सकती थी अगर वो पहले ही आउट हो जाते। खैर वो बात अलग है, अब मैच हो गया तो कोई कह नहीं सकते, लेकिन हाँ आज फील्डिंग राजस्थान की भी लचर रही। और कहीं ना कहीं हमने देखा तो आरसीबी के साथ में भी वही दिक्कत थी। फील्डिंग में कैचेस हमेशा से अगर आप पकड़ते हैं तो वो टीम के लिए भी अच्छा रहते हैं और साथ में आपके मैच भी जिताते हैं। लेकिन कैच जिताने के बाद, कैच पकड़ने के बाद जो फील्डर्स नए खिलाड़ी आते शायद वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे। सौरभ जायसवाल, सौरभ चौहान जैसे आउट हुए और कैमरून ग्रीन आउट हुए नहीं हुए कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ज्यादा रन नहीं बने। आरसीबी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि रन नहीं बने। आपको इतने मौके मिले, डिविलियर्स को मौका मिला, विराट कोहली को भी मौका मिला, उनका भी कैच छूटा, तो मौके मिलने के बाद भी रन नहीं बने, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। बाकी कैच छूटना आरआर के लिए एक चिंता का सबब है कि आपकी टीम मैनेजमेंट को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। बहरहाल ओस का इफेक्ट भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ड्यू इफेक्ट था, इसलिए बॉल गीली थी और मैच छूटने के साथ हुई। ठीक है, एक आखिरी सवाल, किशन जी ये बताइए कि शेमरन हेटमायर आज अ, आज ऊपर उतरे हैं। हालांकि उनको पिछले कुछ मैचों में रविचंद्रन और अश्विन के नीचे उतारा जाता था। क्या सिमरन हेटमायर को जी ऊपर ही जी उतारना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके को बैट्समैन है, एक अच्छा वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, और जिस तरीके से वो पावरफुल शॉट्स मारते हैं वो अच्छा होगा टीम के लिए। क्या उनको रविचंद्रन अश्विन के नीचे उतारना जस्टिफाइएबल है किसी टीम के लिए, अगर सिमरन हेटमायर आपकी बिल्कुल टीम नहीं, में है बिल्कुल तो? नहीं। जी नहीं, सिमरन हेटमायर जैसा बल्लेबाज बिल्कुल डिजर्व नहीं करता है कि नंबर 6 नंबर 7 पे खेले। आपको याद होगा जब वो आरसीबी में हुआ करते थे और उस सीजन का वो आखिरी मैच था जिसमें आरसीबी के जो शुरुआत के 3-4 विकेट थे वो जल्दी गिर गए थे और हेटमायर को जल्दी ऊपर आना पड़ा था। तो उसमें उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ मैच था। उन्होंने और गुरकीरत मान सिंह ने ताबड़तोड़ पारियां खेली थी और बिल्कुल पूरा करीब 14-15 ओवर पूरा खेले थे और मैच को निकाल के ले गए थे। तो वहीं से हमको पता चला था कि इनके पास वो काबिलियत है ऊपर आके रन बनाने की। और रही बात अश्विन को भेजने की, हालांकि पिछले मैच में हमने देखा कि अश्विन ने अच्छी पारी खेली थी, तो बिल्कुल मैच के मोमेंटम को चेंज किया था। लेकिन फिर भी अगर आप बिल्कुल काबिलियत पे जाएं तो मुझे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को टी20 क्रिकेट में आप नीचे भेज सकते हैं, चाहे जो हालांकि हम, हो। जी आप एक बार को हालांकि, जी हाँ हाँ बताइए। शायद हम अश्विन नहीं को नहीं, बोलिए उस वक्त बोलिए। इसलिए हम अश्विन को शायद इसलिए उस वक्त इसलिए उतारे थे, क्योंकि उस टाइम शायद आपके रियान पराग बैटिंग कर रहे थे और एक साझेदार की जरूरत थी। तो अश्विन माने जाते हैं कि रोक कर खेलते हैं, एक पारी जो साझेदारी वो डेवलप करते, तो मुझे लगता है कि इसी कारण उनको ऊपर भेजा गया था। लेकिन शेमरन हेटमायर जैसे को तो हम शायद नीचे नहीं रख सकते। उपेन जी आपके पास 3 मिनट है, अगर आपके पास कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आप वाइंड अप करिए। 3 3 मिनट है आपके पास। जी बिल्कुल, मेरा आप सभी से एक सवाल है कि रविचंद्रन अश्विन और चहल आज ऐसी गेंदबाजी उन दोनों ने की कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए जो सिलेक्शन कमेटी है उसका सिरदर्द बढ़ा दिया। अश्विन हमने पिछले वर्ल्ड कप में भी देखा कि वो शामिल होने के लिए तैयार हो गए थे और शामिल हुए भी थे। आज उनका इकोनॉमी, भले ही विकेट अश्विन को ना मिला, लेकिन उनका इकोनॉमी चहल से बेहतर रहा और चहल भी 2 विकेट ले गए। उनको लगातार वर्ल्ड कप की टीम से दरकिनार किया जा रहा है। तो मैं किशन और सजल आपसे पूछना चाहूंगा कि इस पे आपका क्या राय है, क्या उनको टीम में शामिल करना चाहिए या नहीं करना नहीं, चाहिए? मुझे मुझे लगता है इंडिया को 2 टीम भेजनी चाहिए अपनी, और 2 टीम आराम से बन भी जाएगी यहाँ पर। करिए जो करना है फिर। जी जी, देखिए बिल्कुल जब वर्ल्ड कप ईयर आता है तो भारतीय क्रिकेट में कुछ अंडरटेकर्स हैं जो नीच से जाग सकते हैं। चाहे आप दिनेश कार्तिक की बात करें, आपने ये सवाल पूछा तो मैं आपसे कहूंगा कि आप कार्तिक के बारे में पूछिए, क्योंकि उनको बुरा लग जाएगा कि ये वर्ल्ड कप का साल है और उनकी बैटिंग नहीं आ रही है, तो फिर उनको भी उस टीम में जगह चाहिए। और ऋषभ आखिरी ऋषभ आईपीएल है पंत तो बुरा उसके मान बाद जाएंगे। वर्ल्ड कप ईयर आएगा भी तो भारतीय का। ऋषभ पंत बुरा मान जाएंगे, पिछला पिछला पूरा वर्ल्ड कप उनको आधा मैच तो बैठना ही पड़ गया दिनेश कार्तिक के कारण। पर कार्तिक जी जी इतने हर्षित। आसानी से हार नहीं मानने वाले। मुझे लगता है कि उस जो फ्लाइट जाएगी उसमें अगर पंत है तो कार्तिक भी जाएंगे। जी हर्षित और सचिन, आप भी अपने अपने कमेंट दीजिए। अश्विन एक ऐसे देखिए, खिलाड़ी हैं जिन्हें सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप के टाइम याद किया जाता है।
और ये तो हर बार यही देखा गया, लेकिन इस बार मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि शायद अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा उनसे ऊपर है। तो राह कठिन है, चहल को शायद मौका मिल जाए, लेकिन मुझे लग रहा है अभी ये 3 स्पिनर के रहते राह थोड़ी मुश्किल है इस बार तो। देखिए मैं बिल्कुल हर्षित से सहमत हूँ इस बात से कि राह कठिन है, क्योंकि देखिए 3 स्पिनर हमारे अच्छा कर रहे हैं, जडेजा है ना, जडेजा, अक्षर और कुलदीप। और देखिए अगर फिंगर स्पिनर की बात करें तो जडेजा और अपने पास अक्षर है ही, तो मुझे नहीं लगता कि अश्विन को उनके ऊपर अभी मौका मिलेगा। और देखिए अगर रेस स्पिन में देखें तो कुलदीप यादव हमारे पास मौजूद हैं। और रही चहल को देखिए काफी समय से मौका नहीं मिला है, मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई का अभी उन पर ध्यान है। और क्या पता आगे ना वो ध्यान दे, पर देखिए चहल को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, वाइंड अप कर दीजिए। शायद मुझे लगता है चहल से ऊपर रवि बिश्नोई को मौका दिया जाएगा। पता नहीं क्यों जी ऐसा लग रहा है मुझे। आप सबकी बात सुन के मुझे जस्टिन लैंगर की वो बात याद आती है कि डोंट एवर अंडरस्टिमेट द इंडियंस, क्योंकि ये 150 करोड़ में से चुन के आते हैं, हर किसी में हर कोई ना कोई टैलेंट होता ही है। चलिए क्या, ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैच की ऐसे ही जानकारी के लिए और ऐसे ही प्री मैच कम्युनिकेशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए 30 यार्ड्स में। धन्यवाद।